अरे, अब से गर्मी शुरू हो गई। वाकई यह गर्मी तो सहने लायक नहीं होती। इतनी कड़क धूप की हालत ही पस्त हो जाती है। अच्छा हुआ मैंने यह नई जॉब ज्वाइन कर ली, जो कि मेरे घर से काफ़ी पास में ही है। अब तो डायरेक्ट ऑटो करके ही घर पहुंच जाती हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो मेरी सास बहुत अच्छी और प्यारी हैं। मेरे आने से पहले ही आधा काम निपटा लेती हैं। और मैं भी कहाँ कम हूँ। उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देती ही रहती हूँ, ताकि वह मुझसे खुश रहे और हम दोनों में अनबन कभी ना हो। और वैसे भी मैं अपनी सासू माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार करती हूँ। शायद यही वजह है कि वे मुझे बेटी कहती नहीं बल्कि मानती हैं। रोज की तरह आज भी ऑफिस समय पर पहुँच गई। पति को फ़ोन करने के लिए जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया, तो मुझे उसमें मालती चाची का मिस्ड कॉल दिखा। अरे कब फ़ोन आया? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। झट से मैंने कॉल बैक कर दिया। हेलो, प्रणाम चाची। सॉरी, वह ना ऑफिस जाने के लिए निकली थी ना, इसी बीच शायद आपका फ़ोन आया होगा। मुझे सुनाई नहीं दिया। आप कैसी हैं? चाचा कैसे हैं? अरे अरे, हम सब ठीक हैं सगुन। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैं अभी नहीं बताऊंगी। कल परसों तक तुम्हारे पास कुछ पहुंच जाएगा। मिलते ही तुम सब कुछ जान जाओगी। मालती चाची ने हाल चाल लेकर फ़ोन रख दिया। सगुन को कुछ अटपटा भी लगा कि क्या बात है, आखिर क्या छुपा रही हैं चाचा चाची। 2 दिन बाद ही जब सगुन ऑफिस से घर पहुंची ही थी कि सासू माँ ने एक वेडिंग कार्ड हाथों में दिया। देख तो किसकी शादी का कार्ड है। अब इन बुरी आंखों से नज़र आना बिल्कुल बंद हो गया है, सासू माँ बोली। मैंने कार्ड खोला, देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। निहारिका की शादी। निहारिका की? ओ माय गॉड! किसकी शादी है सगुन? ये निहारिका कौन है? सासू माँ ने पूछा। मन ही मन सगुन ने सोचा कि इनको ऐसी बात बताना मतलब दुनिया जहाँ की परंपराओं, आस्थाओं और पुरातन पंथी मानसिकताओं की बातें रोज सुबह शाम सुननी पड़ेगी। बेहतर है कोई भी बात बताकर फुर्सत हो जाए। माँ जी, आप उनको नहीं जानती। बरसों पहले मेरे मायके के पड़ोस में रहा करते थे। उसकी बिटिया की शादी का कार्ड है, सगुन बोली। तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है बहू? हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं, सासू माँ बोली। तब सगुन बोली, अरे नहीं माँ जी, हैरानी वाली कोई बात नहीं है। वही पुरानी पहचान है ना हमारी। निहारिका इतनी बड़ी हो गई है कि इसकी शादी की बात चल पड़ी, पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। सगुन, लड़कियां तो होती ही है पराया धन। कब तक माँ बाप घर पर बिठा कर रखेंगे? कुछ ऊंच नीच हो उससे पहले ही अपने घर जाकर गृहस्थी संभाले, वही अच्छा है। सगुन ने सासू माँ से आगे बहस करना मुनासिब नहीं समझा और पर्स उठाकर अपने कमरे की ओर जाते हुए बोली, ठीक कहती हैं माँ जी आप। चलो मैं चेंज करके अभी आती हूँ। अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर सगुन इनविटेशन कार्ड को ध्यान से पढ़ने लगी। निहारिका वेड्स मोहित। भोपाल का ही रहने वाला है मोहित। चलो अच्छा है, एक ही शहर में रहेगी निहारिका। कम से कम जब मन हो तब चाचा चाची उससे मिलने तो जा सकते हैं। सच कितना प्यार करते हैं वो निहारिका को। और निहारिका भी कहाँ रह पाती है चाचा चाची के बिना भी एक दिन। पर क्या कर सकते हैं, अपने जीते जी निहारिका को एक अच्छे जिम्मेदार हाथों में सौंपना ही तो चाचा चाची का सपना था। ओ माय गॉड, शादी तो 10 दिन बाद ही है। इतनी सारी तैयारियां फटाफट निपटानी होंगी। सबसे पहले तो विपिन को कहकर भोपाल के लिए रिजर्वेशन करवाना होगा, बैग पैक करना होगा। हालांकि शादी और रिसेप्शन एक ही दिन है, यानी सुबह ही सारे कार्यक्रम निपट जाएंगे। और शादी भी मंदिर में ही है, यानी कम ही लोगों को बुलाया होगा। चलो भोपाल जाकर सब पता चल ही जाएगा। सगुन मन ही मन बातें करती चली जा रही थी। सगुन ने फटाफट खाना बनाकर तैयार किया ही था कि विपिन ऑफिस से आ गया। वो चेंज करने बेडरूम में आया तो पीछे पीछे सगुन आई और धीरे से बोली, भोपाल में निहारिका की शादी है। कौन निहारिका? अरे मैंने आपको नहीं बताया था,
कि हमारी मायके के पड़ोस में चाचा चाची हमारे पड़ोस में रहा करते थे, उनकी ही। ओहो, ये तो बहुत ही अच्छा है। चाचा चाची ने बहुत ही अच्छा काम किया है निहारिका की शादी का फैसला करके। हाँ विपिन, पर माँ जी को पुरानी कहानी बिल्कुल मत बताना। वैसे मैंने उन्हें बताया ही कि मेरे पड़ोस में चाचा चाची रहा करते थे, उनकी बेटी की शादी है। जिस भी तारीख का रिजर्वेशन मिल रहा हो प्लीज़ करवा लेना जल्दी। तुम मेरे साथ चलोगे ना? अरे मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता सगुन, मेरे ऑफिस में ऑडिट है। ऑडिट निपटते ही मैं तुरंत भोपाल पहुंच जाऊंगा। कल परसों जब भी अवेलेबल होगा मैं तुम्हारा रिजर्वेशन करवा देता हूँ। विपिन बोला। चलो फ्रेश होकर पहले खाना खा लो, सगुन बोली। सगुन ने खाना सर्व किया। वाह, क्या गर्मा गर्म कोफ्ते बनाए हैं सगुन, मज़ा आ गया। बस थोड़ा तेल कम डालती ना तो और भी अच्छी लगती सब्जी। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक नहीं बनी, विपिन बोला। कोई बात नहीं विपिन, मेरे जाने के बाद फिर 8-10 दिन रूपाली के हाथ के खाने का मजा लेना। वो रोज़ तुमको तुम्हारी पसंद की लजीज डिशेस बना कर खिलाएगी, वो भी बिना तेल के। अरे रूपाली काहे को बनाएगी, मैं खिलाऊंगा ना अपने बेटे को अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर, माँ जी बोली। विपिन को सगुन को छेड़ने में मज़ा आ जाया करता। ये बात सगुन बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो बुरा भी नहीं मानती थी। विपिन ने सगुन का भोपाल जाने का रिजर्वेशन करवा दिया था। सगुन ने अगले ही दिन ऑफिस में 10 दिन की छुट्टी की अर्जी लगा दी। सगुन के जाने का समय आ गया। विपिन उसे ट्रेन में बिठा लाया। ट्रेन चल पड़ी थी। सगुन के मन में बरसों पुरानी यादें गहराती चली गई, पर इस शुभ समय पर वह उन यादों को बिल्कुल भी ताज़ा करना नहीं चाहती थी। वह तो अपने चाचा चाची के इस निर्णय पर गर्व महसूस कर रही थी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह 5 बजे ट्रेन भोपाल पहुंची। चाचा उसे स्टेशन पर लेने आए थे। उन दोनों को संवाद करने की आवश्यकता नहीं थी। शायद आंखों ही आंखों में एक दूसरे के दिल की बात समझते हुए दोनों की आंखें भर आई थी, पर दोनों ने ही अपनी भावनाओं पर कंट्रोल किया। कैसे हैं चाचा, कहकर सगुन ने चाचा के पैर छुए। ठीक हूँ बेटी, लाड सूटकेस मुझे दे दे। नहीं चाचा, यह एकदम हल्का है, मैं ही पकड़ लूँगी। दोनों घर पहुँचे। उन्हें देखते ही चाचा की बेटी सोनल दौड़ते हुए बाहर आई और सगुन का बैग उठाते हुए कहा, दीदी कैसी हो? हम सब आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अंदर चाची और निहारिका ने सगुन को देखते ही गले लगा लिया। इधर उधर की बातें करते हुए सबने मिलकर गर्मा गर्म वड़ा पाव और चाय का आनंद लिया। फिर चाची बोली, सगुन, तुम और सोनल निहारिका के लिए मेकअप का सामान और साड़ियों के मैचिंग की एक्सेसरीज खरीद लाना। फिर कल परसों निहारिका को पार्लर भी ले जाना है। नहीं माँ, मुझे नहीं कराना यह सब। आपको तो पता है ना, मुझे यह सब कराने का मन बिल्कुल भी नहीं है, निहारिका बोली। अरे नहीं नहीं, क्या लगा रखा है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ पार्लर। यदि जाने का मन नहीं है तो घर पर ही बुला सकते हैं ब्यूटिशियन को, सगुन बोली। जैसा ठीक समझो, तुम तीनों मिलकर डिसाइड कर लेना। सगुन, तुमको ही निहारिका के ये सारे काम संभालने हैं बेटा, चाची बोली। जी चाची, आप चिंता मत करिए, मैं और सोनल सब संभाल लेंगे। नाश्ता करके थोड़ा आराम करने के बाद सगुन बोली, चाची आप मुझे निहारिका की साड़ियों के मैचिंग के ब्लाउज दे दीजिए। मैं और सोनल बाजार जाकर मैचिंग चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह ले आएंगे। चाची और सगुन उसकी साड़ियाँ लेने चले गए। सगुन पूरे घर में घूम घूम कर कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी, पर पुरानी स्मृतियों के सारे चिन्ह चाचा चाची ने निपुण कलाकार की तरह ठीक उसी तरह मिटा दिए थे, जिस तरह एक कुशल चित्रकार अपनी पुरानी पेंटिंग को रंगीले खूबसूरत इंद्रधनुषी रंगों से सजाकर पुराने दाग धब्बों को मिटाकर एकदम नए रूप में प्रस्तुत करता है। आश्चर्य की बात थी कि इतने कम समय में पूरे घर का इंटीरियर ही बदल गया। शायद समय के साथ खुद को ढाल लेने में ही समझदारी है। सच भी है, पुरानी और मन को टीस से भर देने वाली यादों को जितना जल्दी हो सके भुलाकर भविष्य का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार करना ही जीवन है। सगुन, ओ सगुन, बेटी कहाँ खोई है? कब से आवाज़ लगा रही हूँ। ये ले बेटा, सारे ब्लाउज रख दिए हैं बैग में, तुमको और कुछ याद आए तो ले आना, कहकर वे जल्दी से दरवाजे की ओर मुड़ गई। शायद दोनों की नज़रें
तो दिल के पुराने जख्म हरे हो जाते। निहारिका और सोनल की मौजूदगी में चाची और सगुन दोनों ही माहौल को गमगीन नहीं करना चाहते थे। इसीलिए सगुन ने भी चाची को नहीं रोका। सोनल तैयार होकर आई और बोली, चलिए सगुन दी, चले बाजार हम दोनों। निहारिका भी चलेगी हमारे साथ। चलो निहारिका, जल्द ही लौट आएंगे। क्यों चाची, ले जाए ना निहारिका को भी। नहीं दीदी, मेरा जी नहीं कर रहा है जाने का, निहारिका बोली। अरे क्या करेगी घर पर, जाओ तुम भी सगुन के साथ। लौटते में जो मन करे खा लेना तुम तीनों। स्टेशन के पास जलेबियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, खा कर आना और लेकर भी। अरे चलना निहारिका, जल्दी चेंज करके आना, सोनल बोली। तैयार होकर तीनों ऑटो से चूड़ी गली पहुंची। वहां दुकान पर सगुन और सोनल निहारिका के लिए चूड़ियों का सेट बनवा रही थी, पर निहारिका निर्विकार सी पास रखी कुर्सी पर बैठी न जाने किन ख्यालों में गुमसुम सी बैठी थी। अरे इधर आओ ना निहारिका, देख ये धानी रंग की चूड़ियाँ तेरे हाथों पर खूब सजेंगी, सगुन बोली। दीदी आप पसंद कर लीजिए, आप जो लेंगी मैं पहन लूँगी, निहारिका बोली। अच्छा, मुझे पहन के दिखा अपने हाथों में ये मेरी मनपसंद रानी कलर की चूड़ियाँ, सोनल बोली। सोनल और निहारिका को खुश करने के लिए भारी मन से निहारिका हाथों में चूड़ियाँ पहनकर दिखाती हैं। छोटी मोटी खरीदारी करके तीनों थोड़ा आगे आ जाती हैं। क्या खाओगी निहारिका, सगुन पूछती है। दिख कुछ भी मंगा लीजिए, वैसे मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है। देखो निहारिका, मैं चाचा चाची के सामने तुमको कुछ नहीं कह सकती, पर तुम पर अपना अधिकार समझते हुए मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगी, यदि तुम बुरा ना मानो, सगुन बोली। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप मेरे लिए बड़ी बहन से भी बढ़कर हो। बोलिए ना, आप क्या कहना चाहती हो, निहारिका बोली। निहारिका बीती ताही बिसार दे, ये हम सब जानते हैं। जो बात हमारे बस में नहीं है उसे याद करके अपने भविष्य को खराब या दुखदाई करना कहाँ की समझदारी है। चाचा चाची ने देखो कैसे दिल पर पत्थर रखकर खुद को संभाला है, बस और बस तुम्हारी खातिर। ये सब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ दीदी मैं जानती हूँ, पर क्या करूँ, दिल पर जोर नहीं चलता है मेरा। चलाना पड़ेगा निहारिका, बस तुम खुश रहो, हंसती रहोगी तो चाचा चाची भी खुश रहेंगे ना। अपनी आंखों की कोरों से बहते आंसू पूछने की नाकाम कोशिश करती निहारिका बोली। दीदी आज बस एक बार रो लेने दो दीदी, बस एक बार, निहारिका बोली। उसके हाथों को थाम सोनल और सगुन की आंखों से भी झरझर पानी बहने लगा। सगुन ने जल्द ही खुद को संभाला, फिर दोनों को वॉश बेसिन में मुंह धोकर आने को कहा और फिर नाश्ता ऑर्डर किया। खाते खाते सगुन बोली, अब हम में से किसी के भी चेहरे पर उदासी नहीं दिखनी चाहिए, सब खुश रहेंगे और शादी को भी एंजॉय करेंगे। ओके ओके, सोनल बोली। हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, मैं खुश रहूँगी, निहारिका बोली। फिर कॉफ़ी पीकर तीनों ऑटो से घर की ओर चल पड़ी। चाची हम सबको खुश देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। दिखाओ मुझे तुम लोगों ने क्या क्या खरीदा। अरे वाह क्या सुंदर चूड़ियाँ हैं, खूब फबेंगी हमारी निहारिका पर, कहती हुई चाची निहारिका की बलैया लेने लगी। भाव विभोर होकर निहारिका ने उनको गले ही लगा लिया। तीव्र गति से समुंदर में उठते सैलाब की तरह आंखों की कोरों के बाहर बह निकलने को आतुर आंसुओं को बड़े ही मशक्कत से थामे रख निहारिका ने हंसते हुए माँ के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, माँ मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली। ना बेटी, हम किस्मत वाले हैं, तुम जैसी बेटी मिली हमें। चांद का टुकड़ा है हमारी निहारिका, यूं ही मुस्कुराती रहना बेटी, तुमको खुश देखकर दिल को तसल्ली मिलती है। बस भी करो कि माँ बेटी का प्यार, हम दोनों भी हैं घर में, सोनल सगुन का हाथ थामकर मम्मी के पास आते हुए बोली। चारों मिलकर हंसी ठिठोली करने लगी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। चाचा पंडित जी और पार्टी आदि की व्यवस्था में जुटे थे, वही चाची घर वालों को न्योता देने, शादी की रस्मों आदि की तैयारियों में लगी थी। शादी के 2 दिन पहले विपिन के आ जाने से चाचा जी को थोड़ी राहत महसूस हुई। बिना तामझाम, बिना लेन देन, बिना दिखावे के बेहद सादगी से निहारिका और मोहित की शादी संपन्न हुई। बेहद खूबसूरत जोड़ी लग रही थी दोनों की। विदाई के समय निहारिका के साथ साथ सभी जार जार रोते रहे।
सबके दिल की हर एक धड़कन निहारिका और मोहित के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ईश्वर से दुआएं मांग रही थी। निहारिका के विदा होते ही शगुन ने चाची को अंक में भर लिया और दोनों अपने अपने दिल के गुब्बार को बाहर निकालने के लिए फूट फूट कर रोने लगी। चाची, आप सचमुच महान हो चाची। आपकी बराबरी दुनिया के कोई जन्मदाता भी नहीं कर सकते, शगुन बोली। अरे कोई महान नहीं है बेटी, हम दोनों ने दिल से निहारिका को बहू नहीं बेटी माना, सोनल के बराबर ही प्यार किया है निहारिका को, चाची बोली। अपने बेटे के न रहने के दर्द को सीने में दफन कर बहू को बेटी मानकर उसका कन्यादान करना एक सामान्य माता पिता के बस की बात नहीं है चाची। आप दोनों के चरणों में ही चारों धाम हैं। सच निहारिका बहुत भाग्यवान है जिसे आप जैसे सास ससुर के रूप में माता पिता मिले, शगुन ने कहा। हमारा बेटा नहीं रहा, इसमें निहारिका का क्या दोष? फिर हमारी जिंदगी का क्या भरोसा? आज है कल नहीं। सोनल की शादी की बात भी चल रही है, आज नहीं तो कल अपने घर वह चली जाएगी। सोनल से भी ज़्यादा जिम्मेदारी निहारिका की थी हमारे कंधों पर। फिर 29 साल में वैधव सहन करना उसके लिए कोई साधारण बात नहीं। हमने बहुत सोच समझ के यह फैसला लिया और मोहित जैसा अच्छा लड़का हमने उसके लिए जीवन साथी के रूप में चुना और उसका कन्यादान कर दिया। हालांकि निहारिका को रजामंद करना बहुत कठिन था, जैसे तैसे वह मानी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि निहारिका और मोहित का जीवन खुशियों से भरा रहे। दिल में उमड़ते घुमड़ते सैलाब को थाम चाची बोली। चाची, हम सबकी दुआएं निहारिका और मोहित के साथ हैं। चाचा चाची, अपने समाज में आज एक नई पहल शुरू की है। क्या किसी ने सोचा भी होगा कि कोई अपनी ही बहू का कन्यादान भी कर सकता है? एक अनोखा कन्यादान, आजीवन अंधकारमय और विधवा जैसे अभिशप्त जीवन से मुक्ति दिलाने का नया आगाज। बहू को भी एक स्त्री या बेटी समझने, उसके हिस्से का जीने का अधिकार और प्यार प्रदान करने की नई पहल। काश हर बेटे के माता पिता अपनी बहू के प्रति ऐसी ही दृष्टिकोण बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। अपने पति के रूखे व्यवहार से तंग आकर एक दिन दीपा ने सब कुछ बिना झिझके अपनी सास से सब कह दिया। माँ जी, जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से ये रोज रात कहीं निकल जाते हैं और सुबह को ही घर लौटते हैं और मेरे करीब भी नहीं आते। शायद यह शादी इनकी मर्जी से नहीं हुई थी या अभी भी इनके दिल में कोई और है। यह सब सुनकर माँ जी पहले तो थोड़ी सकपका गई, लेकिन तुरंत ही बात को संभाल कर बोल पड़ी। अरे, थोड़ा मूडी तो है मेरा बेटा, फिर काम धंधे का तनाव भी रहता है उस पर। ऐसे में एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है कि वह घर के साथ साथ अपने पति को भी संभाले। अगर पति उस पर किसी वजह से ध्यान नहीं दे रहा है तो अपनी अदाओं से उसे रिझाए और पति की मर्जी के हिसाब से चलकर उसे खुश रखें। सुकांत की माँ जी बातों बातों में दीपा को रास्ता दिखा दी गई थी। आज शाम को जब सुकांत घर आया तो दीपा ने होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी और खूब सज धज कर बैठी थी। दीपा को देखते ही सुकांत को यह एहसास हो गया था कि वह आज कुछ अलग लग रही है। इसीलिए जब सुकांत बाथरूम से नहा कर निकला तो उसने दीपा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके करीब आने लगा। पर इतने में सुकांत का मोबाइल बज उठा। ऐसे वक्त पर किसी का भी फ़ोन आना सुकांत को अखर रहा था। अरे दीपा, थोड़ा काम याद आ गया है, अब निपटा कर ही आता हूँ। भला अपनी नई दुल्हन को इस तरह छोड़कर जाता है कोई? और फिर ये इस तरह कहाँ चले जाते हैं? गहरी सोच में पड़ गई थी दीपा। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे की बात है। जब दीपा अपने कमरे से बाहर आ रही थी तो उसने बरामदे में नौकरानी काजल और सुकांत को एक साथ खड़े दिखा। वे दोनों बहुत धीमी आवाज़ में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसी समय सुकांत ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और काजल को दिए और काजल ने जल्दी से वे पैसे अपनी कुर्ती में रख लिए। दीपा एक पल को ठिठक गई थी। क्या सुकांत और काजल के बीच कुछ चल रहा है? अरे दीपा, जिस नेक दिल पति ने अपने काम के आगे अभी तक तेरे करीब नहीं आया, वह भला एक नौकरानी के साथ?
तू भी ना न जाने क्या क्या सोच लेती है। अपने सिर को झटक कर सुकांत की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ी। एक दिन मेज पर कुछ कागजात सही करते करते एक पुरानी किताब नीचे गिर गई और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकल गई। दीपा की नज़र उस तस्वीर पर टिकी तो हटी ही नहीं। हटती भी कैसे, यह तो उसके पति सुकांत की तस्वीर है, जो सिर पर सेहरा बांधे किसी और के साथ है। मतलब सुकांत की शादी पहले भी किसी और से हो चुकी है। आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर दीपा दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंची। माँ जी, यह क्या? यह इनके साथ कौन है? क्या सुकांत पहले से ही शादीशुदा हैं? एक साथ कई सवाल दीपा के जहन में घूम रहे थे। बेटी दीपा, हमने तुमसे यह राज जरूर छिपाया है, पर यकीन मानो हमारी मनसा कुछ भी गलत नहीं थी। सुकांत का पहला विवाह जिस लड़की से हुआ था वह दिमागी रूप से बीमार थे। उसके घर वालों ने अपने सिर की बला टालने के लिए हमसे झूठ बोलकर सुकांत के साथ अपनी लड़की को बांध दिया। पर मां जी, जो धोखा आपके साथ हुआ वही आप लोगों ने मेरे साथ दोहरा दिया। आप लोगों ने हमसे यह बात क्यों छिपाई? हमें यह बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी गई कि सुकांत का बीता समय ऐसे हादसों से भरा रहा है। और क्या अब आप लोगों का इस तरह राज छिपाना मेरे और सुकांत के बीच तलाक की वजह नहीं बन सकता है? दीपा बेटी, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, पर जरा यह भी तो सोचो कि अब उस लड़की का सुकांत की ज़िंदगी में कोई वजूद नहीं है। वह लड़की एक दिन पता नहीं घर छोड़कर कहाँ चली गई। हम लोगों ने चारों तरफ उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वह नहीं मिली। सुकांत की माँ जी ने लंबी सांस लेकर बोलना जारी रखा। वह तो भला हो डॉक्टर निकेतन का, जिन्होंने इस हादसे से उबरने में सुकांत की मदद की। अब अगर तुम उसे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरे सुकांत के नसीब में औरत का साथ ही नहीं है शायद। माँ जी की आंखों में आंसू तैर आए थे। दीपा अपने कमरे में लौट आई और अपने आप को घर के कामों में बिजी कर लिया। बेटी दीपा, मैंने तुम्हें डॉक्टर निकेतन के बारे में बताया था ना, जिन्होंने सुकांत का इलाज किया था। उनसे हमारे घरेलू संबंध हैं और वे लोग आज शाम को हमारे घर खाने पर आ रहे हैं, इसीलिए कुछ अच्छा सा बना लेना, माँ जी ने कहा। जी माँ जी, ठीक है, मैं सब संभाल लूँगी। दिन भर किचन की मेहनत के बाद शाम को खाने की मेज पर जब उसके बनाए खाने की तारीफ होने लगी तो दीपा के दिल को सुकून मिला। अरे दीपा, जरा हमारे साथ भी तो बैठ लो। मुस्कान कहते कहते उठकर किचन में आ गई। प्यार तो खूब करता होगा ना सुकांत तुम्हें? मुस्कान ने पूछा। जी, अभी तो इन्हें काम में ही काफ़ी देर हो जाती है और फिर मेरे पास भी काम ही रहता है। ऐसे में आगे की बातों को दीपा ने मन में ही रोक लिया था। अच्छा तो यह बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नुस्खे बताती हूँ जिनसे तू अपने पति के दिल पर राज करेगी। मुस्कान ने दीपा को अपने पति को बस में रखने के गुर बताए। पहली ही मुलाकात में मुस्कान ने दीपा के मन को मोह लिया था और दोनों ने एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबरों को भी ले लिया था। एक शाम को सुकांत की गाड़ी की आवाज़ आई तो दीपा की नज़र गेट के बाहर चली गई। उसने देखा कि सुकांत के साथ कोई साथी सवारी थी जो औरत थी। उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए था। वह औरत सुकांत की गाड़ी से उतरकर एक कैब की ओर बढ़ गई। तो मेरा शक सही था, सुकांत का जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। दीपा सुकांत की माँ जी के पास आई और बोली, माँ जी, मेरा शक सही था। मैंने इनके साथ एक औरत को देखा है जो इनकी गाड़ी से उतरकर जा रही थी। अरे दीपा, तू बेवजह शक कर रही है। मेरा बेटा बहुत नेक दिल है, इसीलिए मोहल्ले में रहने वाली किसी औरत को उसने बिठा लिया होगा। माँ जी ने सिरे से ही दीपा की बात को खारिज कर दिया। दीपा परेशान हो उठी। वह जानती थी कि यह बात माँ जी ने अभी तक मानी नहीं और मायके में भी बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। रात में जब सुकांत आया तो दीपा ने उसे बताया कि उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई है और इसीलिए उसे 2 दिन के लिए अपने मायके जाना पड़ेगा। उसकी इस बात पर सुकांत ने ऐड कर कहा कि उसके पास समय नहीं है, इसीलिए वह माँ जी के साथ चली जाए। दीपा का मायका इसी शहर में था, इसीलिए वह माँ जी को लेकर चली गई थी। दीपा और माँ जी के मायके जाने के बाद सुकांत किसी को मोबाइल पर फ़ोन करने लगा। हाँ सुनो,
आज दीपा और माजी दोनों बाहर गई हैं, और वह भी पूरे 2 दिनों के लिए। ऐसा करो, तुम अभी आ जाओ, हम दोनों खूब जमकर मस्ती करेंगे। कुछ देर बाद ही सुकांत के घर पर कोई औरत आ गई, जिसके सुकांत गले लग गया। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, पहले कुछ बातें तो कर लें, उस औरत ने कहा। जिसकी आंखों के सामने तुम्हारे जैसी लाजवाब परी हो, वह भला बातें क्यों करेगा। यह कहने के साथ ही सुकांत उस औरत के करीब होता गया। तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिख गया जो तुमने अपने पति को धोखा दिया, सुकांत ने उस औरत से सवाल किया। मेरे पति दिन भर मेहनत करके आते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं, उस औरत ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। सुकांत उस औरत के इश्क में डूब उतर ही रहा था कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजी तो सुकांत चौंक गया। भला इस समय कौन हो सकता है। सुकांत ने दरवाज़ा खोला तो सामने दीपा को देखकर चौंक गया। तुम? पर तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना, आज तो पहला ही दिन हुआ है, पर तुम हमें देखकर परेशान क्यों हो रहे हो। जरा अंदर तो आने दो। तभी अंदर से आवाज़ आई। अरे क्या हुआ जानू, कौन है जो हमारा मजाक खराब कर रहा है। मैं बताती हूँ कि कौन है, इतना कहकर दीपा अंदर चली गई। अंदर कमरे में बिस्तर पर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर निकेतन की पत्नी मुस्कान लेटी हुई थी। दीपा को सामने देखकर वह चौंक गई और जल्दबाजी में उठने लगी। तो तुम ही हो, मेरे पति के बिजी होने की वजह। तुम्हें मेरा घर तोड़ते हुए शर्म नहीं आई। यह कहते हुए दीपा ने अपना मोबाइल निकाल लिया था और मुस्कान की वीडियो क्लिप बनाने लगी। अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई हो। सुकांत, तुम देख क्या रहे हो, पकड़ो इसको और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दो इसके बदन में। अब हमें इसका भी वही हाल करना पड़ेगा जो हमने तुम्हारी पहली पत्नी का किया था। मुस्कान की यह बात सुनकर चौंक गई थी दीपा। तो तुम क्या सोच रही हो कि मेरी पहली बीवी पागल थी? नहीं, वह तो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। बस उसकी गलती यही थी कि उसने हमें रंगरेलियाँ मनाते हुए देख लिया था। दीपा के हाथों में मोबाइल का कैमरा अब भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी सुकांत ने एक डंडा दीपा के सिर पर दे मारा। दीपा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। दीपा को कितनी देर बाद होश आया था उसे याद नहीं, पर जब होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया और आंखों के सामने माजी थी। माजी उसे देखकर मुस्कुरा उठी। अब चिंता की कोई बात नहीं है दीपा, भले ही तुम मेरी बहू हो पर मेरे लिए सुकांत से बढ़कर हो। सुकांत और उस चुड़ैल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पर माँ जी, वे लोग तो मुझे मारकर जलाने जा रहे थे, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँच गई? दीपा ने पूछा। दीपा, सुकांत ने अपनी पहली बीवी को मारकर मुझे झूठी कहानियाँ सुनाई थी और मुझे भी उसकी बातों पर यकीन हो गया था, पर तुझसे शादी करने के बाद उसने तुम में बेरुखी ही दिखाई। तभी मेरी पारखी आंखों ने सुकांत के बदलते मिजाज को भांप लिया था, पर मुस्कान ही मेरे बेटे को अपने कब्जे में करके अपना मुंह काला करेगी, यह मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पर माँ जी, मुस्कान तो शादीशुदा है और फिर उनके पति शहर के एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो फिर उन्होंने सुकांत के साथ ऐसा क्यों किया? दीपा ने पूछा। क्या बताऊं दीपा, अगर औरत अपने ज़मीर को ऊंचा उठाती है तो वह आसमान की बुलंदियां को छू लेती है। वही अच्छी माँ बनती है, अच्छी बहन बनती है और अच्छी जीवन संगनी भी बनती है। और अगर वही नीचे गिरती है तो गड्ढे में गिरती ही चली जाती है और मुस्कान बन जाती है। औरत का एक रूप यह भी होता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।